4 नवंबर 2024 उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का कोयला नगर का इलाका सुबह के 6 बजे सुनसान सड़क राजेश गौतम नाम के एक टीचर जो कि प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। राजेश गौतम पूरी सड़क छोड़कर किनारे वॉक कर रहे थे, तभी एक इको स्पोर्ट्स तेज रफ्तार में आती है और उनको उड़ा देती है, जोरदार टक्कर मारती है। राजेश गौतम गिरते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। टक्कर के बाद इको एक खंबे से टकराती है, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, तभी पीछे एक तेज रफ्तार से दूसरी गाड़ी आती है। तीनों लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसके बाद वो गाड़ी फरार हो जाती है। प्रत्यक्षदर्शी पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस पहुंचती है और उसके बाद गंभीर अवस्था में राजेश गौतम को लेकर अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस एक्सीडेंट में इस केस को लिखती है और पोस्टमार्टम कराकर छुट्टी पा लेती है। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर पहुंचती है। अब राजेश गौतम की जो पत्नी और 2 बच्चे, बुरा हाल था रो रो के इन सबका, और बेसुध हो जा रही थी उसकी पत्नी पिंकी। बार बार किसी तरीके से उसको लोग समझा बुझा रहे थे। खैर, अंतिम संस्कार होता है और उसके बाद बहुत सारे मेहमान जो आए होते हैं, पास पड़ोस के लोग, सभी इस एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि राजेश गौतम एक बहुत अच्छे इंसान। सब कुछ 2-3 दिन में धीरे धीरे सामान होने लगता है। पुलिस भी उसको एक्सीडेंट में दर्ज करके भूल जाती है। लेकिन राजेश गौतम के जो 2 और भाई थे, उनके यहाँ सब कुछ सामान नहीं चल रहा था। राजेश गौतम के बड़े भाई ब्रह्मदीन गौतम, जो कि MES में नौकरी करते थे, उनका बेटा कुलदीप नेवी में होता है। चाचा की मौत सुनकर वो भी आता है और आने के बाद वो पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली होती हैं। नेवी में बड़ी पोस्ट पे होने के कारण कुलदीप कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अफसरों से मिलता है और उनको कहता है कि मुझे अपने चाचा की मौत में कुछ संदिग्ध लग रहा है। SSP कानपुर CO सिटी से मामले की जांच करने के लिए कहते हैं। मामले की जब जांच शुरू होती है तो बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल जब एक्सीडेंट होता है, इको स्पोर्ट्स जो जोरदार टक्कर मारती है वो एक खंबे में जाकर टकरा जाती है। उसमें से 3 लोग उतरते हैं, जिसमें 2 पुरुष 1 महिला होती है। पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और उस कार में ये तीनों लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। जो आसपास की इमारतों में CCTV कैमरे लगे हुए थे, उनसे ये फुटेज पुलिस को मिलती है। अब पुलिस शुरू करती है कि ये कौन लोग थे, इनके बारे में पता लगाना शुरू करती है कि आखिर ये लोग थे कौन। जांच शुरू हो चुकी थी। पुलिस कुछ मोबाइल नंबर भी ट्रेस करती है जो एक्सीडेंट के वक्त मिलते हैं। जो एक्सीडेंट के टाइम जो मोबाइल नंबर उनको वहाँ पर मिले थे, उनमें एक नंबर मृतक की पत्नी उर्मिला और पिंकी का था। दूसरा एक नंबर उसी कार में जो साथ में उनकी यात्रा कर रही थी, वो किसी शैलेंद्र सोनकर का था। अब ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि ये पिंकी का नंबर एक्सीडेंट के टाइम कैसे मिल गया। अब पुलिस इसकी जब जांच करती है तो इन दोनों की लोकेशन पिंकी के घर से भी मिलती है, मृतक के घर से भी मिलती है, और वो भी एक्सीडेंट से कुछ 5-7 मिनट पहले। पुलिस अभी ये जाँच कर ही रही होती है और ये चल रहा होता है कि कुछ संदिग्ध है मामला। तभी एक दिन राजेश सोनकर की पत्नी उर्मिला और पिंकी ये थाने पहुंचती है। उसके बाद आरोप लगाती है कि जो मेरे जेठ का बेटा है, यानी कि मेरे पति का भतीजा, इसकी मेरे ऊपर नीयत ठीक नहीं है और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है और हो सकता है कि ये हत्या इसी ने कराई हो। पुलिस ये सुनकर चौंक जाती है और इन आरोपों से पुलिस को मामला कुछ और संदिग्ध लगता है। उसको पहले ही उर्मिला की लोकेशन मिल चुकी थी। पुलिस शैलेंद्र सोनकर का पता लगाती है और पता लगाने के बाद उसको उठाती है और उसकी ठीक से खातिरदारी करती है। तो तोती की तरह सब कुछ राज उगलना शुरू करता है। जो राज उगलता है उसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल मृतक राजेश गौतम कानपुर के एक बड़े परिवार से आता था। राजेश गौतम के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने अपनी माँ से पहले ही, जो उनके 3 बेटे थे, उनको 20-20 करोड़ की लगभग प्रॉपर्टी, कैश, ज्वेलरी और बहुत सा सामान उसमें उनको बंटवारा कर दिया था। तो इसे तीनों जो उनके बेटे थे वो बहुत पैसों से साउंड थे। राजेश तीनों भाइयों में सबसे छोटा था और सरसौल ब्लॉक पड़ता है कानपुर में,
वह जूनियर हाई स्कूल में वो टीचर था। अच्छी भली उसकी नौकरी थी और पिताजी काफ़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे। जो प्रॉपर्टी वो छोड़ गए थे उसका यूज़ उसने दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में शुरू कर दिया, जिससे उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम बहुत अच्छा चलने लगा। क्योंकि स्कूल की जो जॉब होती है वो सुबह गए और 2-2:30 बजे तक फ्री हो गए, उसके बाद राजेश के पास काफ़ी टाइम होता था, तो उसने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और वो भी उसका काम अच्छा चल निकला, जिससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी होने लगी। 2012 में राजेश की शादी होती है, बड़ी अच्छी शादी होती है। उसकी जो पत्नी होती है उर्मिला और पिंकी, वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत बॉडी फिगर उसका था, इसलिए बड़ी अट्रैक्टिव वो देखने में भी लगती है। राजेश से शादी होती है, उसके बाद दोनों के 2 बच्चे होते हैं। अब यहाँ से सब कुछ सही चल रहा था, रुपया पैसे से ऊपर वाले ने नवाजा था, एक खूबसूरत पत्नी मिल गई थी राजेश को, 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे जिनके साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ वो लोग जी रहे हैं। राजेश जो है वो फिटनेस को लेके भी बहुत ही कॉन्शियस रहता था। 365 दिन वो साल के मॉर्निंग वॉक पे जाता था, एक्सरसाइज करता था और अपने आप को भी बहुत फिट रखता था। घूमने का भी बहुत शौकीन था। अक्सर वो अपनी फैमिली को लेकर पहाड़ों पे जाता था, बहुत अच्छा टाइम वो अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करता था। सब कुछ बेहतरीन चल रहा। कानपुर में ही राजेश के एक बहुत बड़ा सा प्लॉट था। अब राजेश के दिमाग में आया कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम वो करता ही है, चलो ऐसा करते हैं कि अपार्टमेंट बनाया जाता है। और 2021 में वो अपनी लैंड पे एक अपार्टमेंट का काम शुरू कराता है। अब अक्सर होता है कि लोग जो है वो अपार्टमेंट वगैरह का काम होता है, ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। तो अब एक कॉन्ट्रैक्टर था, खुद भी वो राजमिस्त्री था, बहुत अच्छा राजमिस्त्री था और बड़ा अच्छा उसका नाम था शैलेन सोनकर, और बहुत यंग था, अच्छा लड़का था, यंग लड़का था और बहुत ही मतलब काम करने वाला, ईमानदारी से मेहनत से काम करने वाला वो लड़का था। इस नाते उसकी राजेश से अच्छी पटरी खाने लगती। शैलेन अब पूरा उसका अपार्टमेंट का काम देख रहा था, और भी घर पे भी कोई काम होता था या कहीं भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता था, तो पूरी तरीके से राजेश जो है वो शैलेंद्र के ऊपर भरोसा करता था और उसी को सौंप देता था। इस नाते शैलेंद्र अक्सर राजेश के घर भी आता था, कभी उसके प्रेजेंस में आता था, कभी वो राजेश उसको भेज दिया करता था कि तुम घर चले जाओ, भाभी घर पे हैं, और उनसे जाके तुम पैसे ले लेना, या कोई भी काम होता था वो उसका आना जाना घर पे बराबर बना हुआ था। शैलेंद्र के मुताबिक एक दिन वो गया और भाभी को, अक्सर वो घर जाता था, भाभी भाभी बोलता था और चाय वगैरह भी वो उसके लिए बनाती थी। कहने लगे एक दिन वो घर गया, और जब वो घर गया तो उसने देखा कि जो पिंकी भाभी थी वो बहुत अच्छे से तैयार थी। तो उसने ऐसे पूछा कि भाभी आज कहीं जा रही हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कहीं नहीं जा रहे। कि नहीं, भाभी आज बहुत सुंदर लग रही हैं देखने में, इसलिए लग रहा है कि हमको लगा कि आप कहीं जा रही हैं। तो वो, अब औरतों को खूबसूरती पसंद बहुत होती है। फिर वो यंग लड़का था, तारीफ़ कर रहा था, तो उनको बहुत अच्छा लगा और ऐसे करके आपस में थोड़ा बहुत हंसी मजाक शुरू हो गया। फिर वो जब पानी वानी देती थी तो उसके हाथ लगने लगे, और उससे धीरे धीरे जो है हंसी मजाक और इंटीमेसी इनके बीच शुरू हुई, और ऐसी शुरू हुई कि वो पहले प्यार तक पहुंची और फिर जिस्म तक पहुंच गई। अब दोनों जब भी मौका मिलता, पैसों के बहाने वो घर जाता, किसी ना किसी बहाने से घर जाता। बच्चे स्कूल जा चुके होते थे, राजेश पहले स्कूल जाते थे और उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी का उनका जो उन्होंने ऑफिस बना रखा था वो चले जाते थे। दिन भर खाली मौका मिलता था और अक्सर शैलेंद्र किसी ना किसी बहाने से घर पहुंच जाए, उसके बाद दोनों मिलते थे और मिलने के बाद उनके अंदर वो जिस्मानी वो जो भूख थी वो दोनों उसको मिटाते थे। अब जब ज़्यादा आना जाना होने लगा इनका, तो हमेशा से होता है ना कि पड़ोस वाले भी उस पर नज़र रखते हैं और धीरे धीरे ये बातें इधर उधर फैलने लगी। धीरे धीरे कुछ सुगबुगाहट जो थी वो राजेश के भाइयों तक पहुंची, और उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम थोड़ा सा ख्याल रखो घर के ऊपर, जब तुम नहीं होते हो। तो वो एक मिस्त्री है, वो बहुत ज़्यादा आता जाता है। रोज़ क्यों आता है, रोज़ कितने पैसे उसको लेने होते हैं? तो राजेश को भी लगा कि नहीं, हम रोज़ तो नहीं भेजते हैं, हम तो कभी कभार भेजते हैं। तो उससे उसको शक हो गया। लेकिन क्योंकि वो एक टीचर था, सभ्य था, पढ़ा लिखा था और 2-2 बच्चे थे सब, तो उसने अपनी वाइफ को समझाया कि पिंकी ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, बदनामी हो रही है, और अब तुम जो है वो आए तो जो भी मतलब उसको बाहर से ही वापस कर दो। और उधर उसने शैलेंद्र को कहा कि समझाया, और अपने पास से भी हटा दिया काम से, और कहा कि अब तुम कभी ना यहाँ आना ना मेरे घर जाना, तुम्हारा लो हिसाब हो गया, तुम अपने पैसे पकड़ो और जाओ। अब शैलेंद्र वहाँ से तो चला गया, लेकिन वो भी पागल हो चुका था और मिला और पिंकी के प्यार में, और पिंकी को भी शैलेंद्र का मिलना, शैलेंद्र के साथ
समय स्पेंड करना, बेड गर्म करना और इस टाइप की उसकी जो आदत हो गई थी वो ऐसी पड़ चुकी थी कि अब वो शैलेंद्र को किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकते थे। अब काफ़ी बातें हुई, बंदिशें बैठाल दी गई। एक आध दफ़ा चोरी छुपे जब ये बाहर मिलने गई और पता चला राजेश को, तो उसने कहा कि तुम दिन में कहाँ थी। अब क्यूरीज बढ़ गई थी, नज़र ज़्यादा रखने लगे थे। अक्सर वो मोबाइल, पहले तो मोबाइल ले ही लिया था, बाद में बहुत कहने सुनने के बाद जब उसने मोबाइल दिलाया तो भी मोबाइल कॉल डिटेल्स और इस सब पे वो निगाह रख रही थी। ये पता चल गया था पिंकी को। फिर एक दिन ये लोग मुलाकात करते हैं, मुलाकात होती है इनकी। कानपुर का एक मॉल है, बड़ा फेमस मॉल है, वहाँ पे ये लोग मिलने जाते हैं। वहाँ बातचीत होती है और पिंकी कहती है कि शैलेंद्र, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ, मुझे वो तुम्हारे साथ बिताए हुए पल और बिस्तर में मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ मज़ा आता है, और इस टाइप की इन लोगों के बीच में बातचीत होती है। शैलेंद्र कहता है कि चलो ऐसा करो कि तुम चलो भाग चलते हैं, कहीं चलते हैं, कहीं चल के शादी कर लेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। तो पिंकी कहते हैं कि वो तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ भाग जाएंगे, लेकिन पता है हम यहाँ पे करोड़ों में खेलते हैं, हर वक्त मेरे पास लाखों रुपए रहते हैं, तुम्हारे साथ रहने को फिर कैसे रहेंगे, कैसे टाइम हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो वही पिंकी जो है शैलेंद्र को उसी वक्त आइडिया देती है। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि 3 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी मेरे पति की है और जिसकी नॉमिनी मैं हूँ। अगर उनको कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या वो मर जाते हैं तो वो पूरा पैसा मुझे मिलेगा। इसके अलावा 20 करोड़ लगभग तो मतलब कैश और ज्वेलरी और ये सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अगर ये रास्ते से हट जाएं तो फिर मैं इसकी मालकिन बन जाऊंगी, फिर तुम मेरे राजा होगे और हम सब राजा रानी बन के ऐश करेंगे, रहेंगे। तो उसके लिए तुम ऐसा करो कि राजेश को रास्ते से हटवा दो। बात तय होती है, कुछ दिन बीतते हैं और किसी तरीके से शैलेंद्र पता करता है तो कोई एक कानपुर का ही एक आदमी उसको मिलता है जो भाड़े पे हत्या करता है सुपारी लेकर। उससे बातचीत तय होती है, बताते हैं कि 4 लाख रुपए में सारा मामला तय हुआ था और ये लोग 4 लाख रुपए उसको कैश दे भी देते हैं। लेकिन वो पैसा लेने के बाद राजेश की हत्या नहीं करता है, बल्कि कहीं फरार हो जाता है, गायब हो जाता है। अब बड़ा ये लोग परेशान होते हैं। बीच में एक बार पॉइजन भी, कुछ स्लो पॉइजन भी वो राजेश को दे रही थी उसकी बीवी, तो वो बीमार होता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, उसके पेट में बहुत दर्द होता है और डॉक्टर को भी लगता है कि कोई ऐसी चीज़ इसने खाई है जिससे इसको मतलब पेट में, इंटेस्टाइन में बड़ा नुकसान पहुंचा है। शक पैदा होता है, घर वालों को भी शक पैदा होता है। लेकिन अभी इतना मतलब वहाँ तक राजेश का दिमाग नहीं जा रहा था कि मेरी पत्नी, जिसको मैं पलकों पर बैठा के रखता हूँ, जिससे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारी अच्छी लाइफ चल रही है, वो ही मुझे मरवाना चाहती। मतलब ख्वाब व ख्याल में वो बात वहाँ तक नहीं जाती। तो ये सब होने के बाद अब क्या किया जाए, तो अब पिंकी कहती है कि एक काम करो ना, कुछ नहीं हो तो रोड एक्सीडेंट करा दो, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में अगर ये मर जाते हैं ना तो बीमा पॉलिसी तो फौरन 3 करोड़ रुपए तो बहुत जल्दी हम लोगों को मिल जाएंगे और सारी चीज़ें हैं। तो ये तय होता है कि अब इसका एक्सीडेंट कराया जाए। एक्सीडेंट कैसे कराया जाएगा, इसके लिए ये जो शैलेंद्र होता है इसका एक ममेरा भाई होता है विकास। तो अब ये लोग विकास को सुपारी देते हैं। अब विकास अपने साथ एक ड्राइवर होता है सुमित, जिससे उसकी दोस्ती होती है, वो उसको भी शामिल करता है। एक बार फिर 4 लाख की सुपारी दी जाती है और ये तय किया जाता है कि पूरी मतलब वेल प्लान वे में तय होता है। एक कार और खरीदी जाती है, इको स्पोर्ट। उसका ट्रांसफ़र भी नहीं कराया जाता है इको स्पोर्ट का, उसकी नंबर प्लेट भी बदल दी जाती है और ये तय हुआ था कि इससे जो है राजेश का एक्सीडेंट कराया जाएगा। अब बीवी उसको बता ही चुकी थी कि मेरा पति रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाता है और सुबह 6 बजे वो निकलता है मॉर्निंग वॉक करने। तो 4 नवंबर की बात है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जैसे ही निकला तो पिंकी ने जो है शैलेंद्र को बताया और एक और बैकअप में एक गाड़ी रखी गई थी कि अगर उसे वो भागेंगे और आगे जाके वो गाड़ी ये लोग चेंज कर लेंगे, वो गाड़ी कहीं जाके छोड़ देंगे क्योंकि वो किसी का नाम है नहीं, इसलिए पता भी नहीं चलेगा, एक एक्सीडेंट की बात होगी और ये सब चीज़ें बहुत दिमाग से की गई थी। तो वही हुआ भी था जब एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद ये लोग भागे थे, लेकिन यहाँ एक पिंकी ने बहुत बड़ी गलती की थी। पिंकी ने कहा था कि जब मेरा पति मरेगा ना तो मैं उसको मरते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए वो घर से चली गई और उस गाड़ी में बैठ गई जिससे एक्सीडेंट हुआ था। और वो एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी वहीं टकरा गई। तो पीछे जो दूसरा ड्राइवर था ना सुमित, वो अपनी गाड़ी लिए हुए था, वो फौरन आया। अब उससे जब ये लोग उतरे तो पिंकी भी, क्योंकि उसी गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी,
और वो कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, मोबाइल नंबर जिससे उसने शैलेन को बताया था कि हाँ वो घर से निकल गया है, और फिर खुद बैठ के गई और लोकेशन। तो कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक हो, कितनी भी बड़ी प्लानिंग कर ले, लेकिन ये कुछ ऊपर वाले का निज़ाम है कि वो आखिर पकड़ा ज़रूर जाता है। और यही हुआ इसमें। पिंकी, जिसकी बेहतरीन लग्जरी लाइफ चल रही थी, एक अच्छा पति था, फिटनेस के मामले में भी वो बहुत अच्छा था। राजेश बताते हैं कि बहुत फिट इंसान था, पैसा बेशुमार था, दौलत बेशुमार थी, 2 प्यारे बच्चे थे, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक वो है ना कि वो अय्याशी दिमाग में सवार हो गई, और ऐसी सवार हो गई अय्याशी की उसने आंखें बंद कर दी, पिंकी की पट्टी बांध दी। पिंकी जेल में है, पकड़ी गई है, जेल में है। उसके बच्चे भी अपनी माँ से अब नफरत करने लगे हैं। शैलेन अलग जेल में है और पिंकी अलग जेल में। हत्या हुई, हत्या के मामले में अब ये लोग कब छूटेंगे वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी छूटेंगे मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम का नशा इसलिए उतरेगा कि जिस प्रॉपर्टी को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती थी पिंकी, वो राज करना चाहती थी, वो अब उसको नहीं मिलेगी। उसके बच्चे जब बालिग होंगे तो वो उनको मिलेगी। ऐसी सूरत में कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और उसके अलावा अब जेल की सलाखें नसीब बन गई है पिंकी का। तो कहते हैं ना कि इंसान और ख़ासकर एक औरत जब गलत कदम उठाती है तो एक उसका गलत कदम उसको तबाही की किस मंजिल पर लेकर जाता है, ये आज का एपिसोड उसकी एक नज़ीर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय।